नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आपका अपने चैनल प्लस माइनस पर स्वागत करती हूँ। 28/6/2021 को कॉमर्स मेल पीजीटी पेपर हुआ था, उसका हिंदी का सॉल्यूशन लेकर के मैं आई हूँ। उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप या वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें शुद्ध रूप क्या कहते हैं कि भाई सबसे पहले वर्तनी होती क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि वर्तनी किसे कहते हैं। यानी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने, क्या करें कि किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, या इसको अक्षरी भी कहते हैं और इसे हिजे भी कहा जाता है। यानी हिंदी भाषा में हम जैसे बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। मासूमियत, मासूमियत, मासू जैसे ज़्यादा आवाज़ आई है, ऊ की मात्रा ज़्यादा की साउंड, लंबी साउंड आती है, बड़ा ऊ आता है, ये छोटे ऊ। और चौथा क्या आ जाता है, मासूमयत। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले वाला क्या होगा, पहला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति खग ही जाने खग की भाषा का क्या अर्थ होगा। खग ही जाने खग की भाषा का क्या अर्थ होगा। क्या मतलब है कि भाई कोई काम अपने हाथ से करने पर ही ठीक से होता है। यानी हम लोग कहते हैं कि भाई अपना हाथ जगन्नाथ, या स्वयं के मरने पर ही जो है वो स्वर्ग दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी काम करने अपने हाथ से करने पर ही ठीक होगा, किसी के भरोसे पर रहने से नहीं होगा। किसी की सह पाकर ही आदमी अकड़ दिखाता है। यानी कोई किसी के पीछे अगर कोई बड़ा आदमी खड़ा है, कोई गॉडफादर है, तो भी आदमी अकड़ दिखाता है। तो ये सब तो इसकी भाषा नहीं है। खग ही जाने खग की भाषा का अर्थ प्रकट नहीं करते हैं। तीसरा है, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। जैसे पक्षी पक्षियों की भाषा समझते हैं, इंसान इंसान की भाषा समझते हैं, जानवर जानवर की भाषा समझते हैं। तो हमसे जो लोकोक्ति पूछी गई है उसका सही आंसर क्या है, तीसरा, के सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। क्या है, तीसरा। ये आह नहीं आज है। आज के समय में कोई किसी को नहीं समझता। ये सही बात है कि आज के समय में कोई भी किसी को कुछ भी नहीं समझता है। आज का क्या है, मैं, किसी का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, सब अपने आप। यानी मैं शब्द आज प्रधान हो गया है, इसलिए यह भी हमारी लोकोक्ति के साथ जो है वो सही नहीं बैठता है। तीसरा आंसर इसका सही है, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। कि खग ही जाने खग की भाषा का लोकोक्ति का अर्थ है सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हेतु हेतु मत भविष्य काल का उदाहरण है। हेतु हेतु मत भविष्य काल होता क्या है कि जहाँ क्रिया के भविष्य में हो सकने पर किसी कारण का प्रतिबंध हो, वहाँ क्रिया के काल को हेतु हेतु मत भविष्य काल कहते हैं। अब जैसे गौरव कार्य कर चुका होगा, भविष्य काल तो है ही नहीं, ये तो क्या हो गया, भूतकाल के, वह काम खत्म कर चुका है। गौरव हाल ही में चीन से आया है, तो गौरव जो है वो अभी चीन से आ चुका है, तो यह भी क्या है, पुराना। यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अब इसमें क्या है, हमने जब इसकी हेतु हेतु मत भविष्य काल की परिभाषा मैंने आपको बताई तो क्या बताया था कि भाई किसी कारण का प्रतिबंध है कि यदि खाएगा तो मोटा हो जाएगा, यदि उतना नहीं खाएगा तो मोटा नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है, हेतु हेतु मत भविष्य काल का आंसर इसका क्या होगा, इस वाक्य का, यदि गौरव खाएगा तो मोटा हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, तीसरा। यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीत जाता। यदि गौरव दौड़ता तो रेस
जीता जाता, तो ये जो है सेंटेंस ही गलत है। जीता जाता, जीत जाता होना चाहिए था यहाँ पर। अगर यह ऐसा लिखा होता तो ये ठीक होता। यदि गौरव दौड़ता तो रेस जीता जाता नहीं, जीत जाता होना चाहिए था। अब इसका एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ कि यदि मतलब तुम पढ़ोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसमें प्रतिबद्धता है कि यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, पढ़ोगे तो ही सफलता मिलेगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है? सही नहीं किया गया है। विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्ह होते क्या है? विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना। विराम का मतलब क्या होता है? विराम, विश्राम, ठहरना, रुकना, रुकावट थोड़ी बहुत के वाक्य में लिखते समय या बोलते समय। विराम चिन्ह की भाषा, परिभाषा बता रही हूँ कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। कि विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव। वाक्य में लिखते समय या फिर बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत भी रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट यानी बिल्कुल शुद्ध समझ में आएगी, उसका अर्थ भी समझ में आएगा और उसकी भावनाएं उसमें क्या व्यक्त की गई हैं वह भी हमें समझ में आएंगी। लिखित भाषा में हम इस विराम को क्या कहते हैं? इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कि कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वह कॉलेज न जा सका क्योंकि बीमार था। वह कॉलेज के बाद अल्प विराम नहीं आएगा क्योंकि योजक के द्वारा दूसरा वाक्य इसके साथ जोड़ा गया है। योजक क्या है यहाँ पर? क्योंकि, कि वह कॉलेज न जा सका क्योंकि बीमार था, क्योंकि बीमार था। तो यहाँ पर अल्प विराम कहाँ आएगा? न जा सका के बाद, न जा सका के यहाँ पर अल्प विराम आएगा और इसका आंसर क्या है? 1। सुरेश तुम यहीं ठहरो। बिल्कुल सही है कि सुरेश को बुलाया कि भाई तुम यहीं पर ठहरो। आप संभवतः आगरा के निवासी हैं। हे भगवान, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया, दया करो। तो यहाँ पर इन सभी वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग सही से किया गया है, जबकि पहले वाक्य में वह कॉलेज न जा सका क्योंकि बीमार था, वहाँ पर प्रयोग सही से नहीं हुआ था विराम चिन्ह का। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, कि वह कॉलेज न जा सका क्योंकि बीमार था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सांझ का विलोम शब्द कौन सा है? गोधूली भी सांझ ही होती है, शाम होती है। कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोधूली के समय जो है श्री कृष्ण जी अपनी गैयों को लेकर के घर आते थे, संध्या भी शाम होती है। और असंयम और सवेरा, तो सांझ का विलोम शब्द क्या होगा? सवेरा। सांझ और सुबह, सांझ का विलोम शब्द क्या होगा? सवेरा। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा? 4th। इसका आंसर क्या है? 4th। सांझ का विलोम शब्द क्या है? सवेरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? ये पूछा गया है कि ओस का पर्यायवाची नहीं है। तुषार। क्या है? तुषार। तुषार जो है वो क्या है? ओस का ही एक पर्यायवाची शब्द है। तुषार क्या है? ओस का पर्यायवाची शब्द है। तुहीन कण भी जो है वो क्या है? ओस का ही पर्यायवाची है। हिम सीकर भी ओस का पर्यायवाची है। तो सार में जो है वो क्या है? ओस का पर्यायवाची नहीं है। सार में ओस का पर्यायवाची नहीं है। ये तीसरा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। आसक्त का मतलब क्या होता है?
कि अपनी ओर आकर्षित करे, अपनी ओर आकर्षित करे। तो इसमें क्या है कि अनुरक्त, इसका आंसर क्या होगा? अनुरक्त। अनिमेष का मतलब होता है शिथिर दृष्टि। अनिमेष का मतलब क्या होता है? शिथिर दृष्टि, यानी एक टक देखना बगैर पलक झपकाए, शिथिर दृष्टि। अनूढ़ा, अनूढ़ा वह अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती है, क्या कहलाता है? अनूढ़ा। ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अप्रगल्भ का मतलब होता है दब्बू किस्म का इंसान। क्या होगा? दब्बू किस्म का इंसान। तो जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो, क्या कहलाता है? अनुरक्त कहलाता है। इसका आंसर क्या होगा? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? जो शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? अब सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कदाचित, कभी, शायद, संभवतः। ये शब्द निश्चितता की ओर जो है इशारा नहीं करते हैं। शायद में क्या है कि भाई है भी और नहीं भी, शायद है। संभवतः, संभवतः भी यही है कि भाई हो सकता है, नहीं भी। कदाचित, कदाचित का मतलब ही है कि भाई कभी, शायद, किंतु, हो सकता है। ये शब्द, कदाचित शब्द तो आपने रामायण महाभारत में बहुत बार सुना भी होगा। तो इसमें क्या है कि बेशक, क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कि बेशक जो है वो इसका आंसर है। आंसर क्या है? 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शब्द का चयन कीजिए जिनका दोनों वचनों में समान रूप रहता है, यानी एक वचन में भी और बहुवचन में भी। बाबा, बाबा जो है वो एक ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में समान रूप से रहता है। रीति, रीति का तो रीतियाँ हो जाता है, जिसमें रीतियाँ, पाबंदियाँ, रस्में, कस्में, इस प्रकार के शब्द आते हैं। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन हम बनाएंगे तो चिड़ियाँ, यानी चंद्र बिंदु लग जाएगा। माता, माताएं। तो क्या है? बाबा जो है वो क्या है? ऐसा है जो एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में समान रूप से रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल वाक्य है? सुजाता ने माना कि दोष उसका है। सुजाता ने माना कि दोष उसका है। इसमें की जो है वो योजक शब्द लगा हुआ है, इसलिए यह सरल वाक्य नहीं है। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया, यानी यह भी दो वाक्यों को जोड़ा गया है, योजक चिन्ह लगा हुआ है और, इसलिए यह भी सरल वाक्य नहीं है। सुभाष ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके, ताकि वह आगरा जा सके। ताकि, इसमें भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, यह भी क्या है? सरल वाक्य नहीं है। जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, इसका आंसर क्या होगा? सरल वाक्य कि जल्दी नहीं चले तो क्या होगा? पकड़े जाओगे। आंसर क्या है? 4th। निम्नलिखित में से सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? सनसनाहट प्रत्यय क्या होते हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के आखिर में लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। इसमें सनसनाहट, सनसन, सनसन करती हुई हवा चल रही है, यानी सनसन। सनसन में क्या है? सनसनाहट, यानी आहट प्रत्यय लगा हुआ है, आहट प्रत्यय लगा हुआ। अब सना, सना तो क्या है? सन अगर होता तो क्या है कि भाई ये जो है शब्द के आरंभ में लगे हैं, अहत कोई इस शब्द में लगा ही नहीं है, सन भी आरंभ में है। आहट, यानी इसका क्या है? 4th। आंसर क्या है? सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट। 4th कौन सा प्रत्यय है? आहट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ लज्जित होना है? किस मुहावरे का अर्थ क्या है? लज्जित होना है। पहला, औने पौने करना, यानी कि भाई जितना दाम मिल जाए
उतने में बेच देना, औने पौने दाम में बेच दिया। कई बार आप लोगों ने अपने घर में माता पिता से भी ये शब्द को सुना होगा कि भाई अब की बार फसल, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यह सुना होगा कि अब की बार की जो फसल थी वो बहुत पैसे की घर में ज़रूरत थी और हमने ऐसे ही औने पौने दाम में उसको बेच दिया। अगला है उम्र का पैमाना भर जाना, यानी कि जीवन का अंत नज़दीक आना, यानी मृत्यु नज़दीक आना। एक आँख से देखना, एक आँख से देखने का अर्थ है कि समान दृष्टि से सबको देखना। एक आँख से देखना, समान दृष्टि से देखना। और इसका लज्जित होना, ओस पड़ जाना। चौथा, इसका आंसर क्या होगा? चौथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण स्वर संधि का उदाहरण है? कौन सा शब्द जो है वो यण स्वर संधि का उदाहरण है? अब भावांतर, भावांतर का मतलब क्या होगा? इसका जो अगर हम विच्छेद करेंगे, संधि का विच्छेद करेंगे तो भाव जमा अंतर क्या होगा? भाव जमा अंतर। अब इसमें जो है वो क्या है? ये व, अ और ए, यानी दोनों क्या हैं? स्वर जो है ये अ, व और ये अ, ये क्या बन रहे हैं? आ, यानी दोनों लघु शब्द, दोनों लघु अक्षर जो है वो क्या बने हैं? दीर्घ। क्या बने हैं? दीर्घ। इसलिए यह क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसलिए यह क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। मध्यवाल्य क्या है? मध्यवाल्य। मध्यवाल्य का मतलब क्या है? मधु जमा आल्य, मध्यवाल्य। मधु जमा आल्य, मध्यवाल्य। इसमें क्या है? मधु। अब जैसे स्वर संधि के मैं बता दूं आपको कि स्वर संधि के क्या है? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाधि संधि। वृद्धि संधि और अयाधि संधि। अब यण संधि के कुछ नियम हैं कि यदि ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद यदि भिन्न स्वर आए तो ई और ई का यह क्या होगा? ई और ई का ये ई और ई का क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? यह। और ऊ का वह। ऊ और ऊ का वह हो जाए, वह हो जाएगा। और री अगर है तो री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। री का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो इसका यण संधि का उदाहरण क्या है? मध्यवाल्य। इसका क्या होगा? दूसरा। क्या होगा? दूसरा। भास्कर। भास्कर, भास्कर का क्या होगा? ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। भा और कर किसका उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। यथार्थ, यथ प्लस अर्थ, यथ प्लस अर्थ। थ, यथ, अ और अ मिलकर के दीर्घ बनाते हैं शब्द, तो यह भी क्या है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण क्या होगा? मध्यवाल्य। यण संधि का उदाहरण क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? दूसरा, मध्यवाल्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अर्ध तत्सम शब्द होते क्या हैं? जो संस्कृत में से हिंदी शब्द बनने की यात्रा के बीच में बने शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। बच्चा, बच्चा क्या है? बच्चा। अगर इसका हम लिखें क्या? बच्चे का
तत्सम शब्द या संस्कृत का शब्द हम लिखेंगे तो क्या होगा? वत्स। आग का क्या होगा? अग्नि। आग का क्या होगा? अग्नि। और आखर का होगा अक्षर। आखर का क्या होगा? अक्षर। और ये जो है अग्नि, आग, ये क्या है? तद्भव शब्द है। अक्षर भी तद्भव शब्द है और बच्चा भी तद्भव शब्द है। और कारज जो है वो क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। कार्य जो है वो क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। क्या होगा? अर्ध तत्सम शब्द है। ये कार्य से कार्य बना है, यह कार्य से कार्य बना है, जो कि ज़्यादा संस्कृत के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए यह अर्ध तत्सम शब्द है। इसीलिए यह क्या है? अर्ध तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका रूप बदलकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ना तो ये पूरा हिंदी का है, ना ये पूरा संस्कृत का है, इसलिए यह क्या है? कारज अर्ध तत्सम शब्द है। इसका आंसर क्या होगा? 4। अर्ध तत्सम शब्द का आंसर होगा 4, कारज। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।